Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are doing well. ADP students, today we are going to start on with a new chapter, that is nervous system and behavior. Brain and nervous system is a primary concern of psychology because psychology is concerned with living organisms. Understanding of living organism involves the study of all the factors that bring about behavioral changes, whether the changes in the individual's behavior or in physiological or external. They depend upon the correct functioning of our physiological system. And the central physiological system of human body is the nervous system, which consists of brain. Main part of the nervous system, central nervous system, is chief organ is the brain, which is very much important in controlling internal and external human behavior. Nervous system जो है, you all have previously studied from the first chapter onwards that psychology is the study of human behavior and mental states. तो human beings जो हैं एक complicated और complex creature है जो अल्लाह ताला ने अभी तक मखलूक़ात पैदा की हैं, उनमें आला तरीन और द कॉम्प्लेक्स वन आर ह्यूमन बींग्स। और इसलिए भी कि उनका जो बिहेवियर है वो हर इंसान का बिहेवियर पैटर्न यूनिक एंड इंडिविजुअल होता है। किसी भी हम नहीं कह सकते कि कोई दो इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी हैबिट्स और बिहेवियर जो है वो आइडेंटिकल हो, इवन नॉट ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। तो साइकोलॉजी क्योंकि ह्यूमन बींग्स को स्टडी करती है या ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करती है, अगेन आई मस्ट रिपीट, ऑर्गेनिज्म इज एवरी लिविंग बीइंग हु पोजेसेस नर्वस सिस्टम, जिसका ब्रेन होता है और जो लाइव होता है, दैट इज़ ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म की जो कैटेगरी है उसमें ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स दोनों आते हैं। एंड ब्रॉडली स्पीकिंग ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड और क्लासीफाइड इन द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जो कि वर्टिब्रेट्स होते हैं और उनमें ह्यूमन बींग्स का भी शुमार होता है। तो नर्वस सिस्टम जो है वो साइकोलॉजी के लिए इसीलिए मैटर ऑफ चीफ कंसर्न है कि हमने ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना है, एंड ह्यूमन बिहेवियर ऑलवेज स्टेम्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या है और जो है उसकी कैटेगराइजेशन क्या है या उसकी सब डिविजन्स क्या हैं या उसकी टाइप्स क्या हैं, वो अब हम देखेंगे। तो नर्वस सिस्टम, व्हाट इज़ अ नर्वस सिस्टम? द सिस्टम ऑफ नर्व्स दैट गिव्स राइज टू बिहेवियर इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम. The nervous system is a general term which includes information about the structure and function of all nerves of body. बॉडी जो है हमारी वो सेंट्रली कनेक्टेड है ब्रेन के साथ, और वहाँ से मिलियन और ट्रिलियन ऑफ नर्व फाइबर्स जो हैं वो पूरे बॉडी में उनका नेटवर्क फैला हुआ होता है, और ये सारे मिलकर जब ज्वाइन करते हैं सेंटर के साथ जो कि ब्रेन होता है, तो दिस इज़ कॉल्ड नर्वस सिस्टम. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द classification of nervous system, there are two chief or main categories or types of nervous system, which are peripheral nervous system and central nervous system. ये दो मेन पार्ट्स हैं इसके, PNS एंड CNS. इनकी डिटेल हम आगे देखेंगे, अभी मैं सिर्फ आपके लिए ये चार्ट जो है ये एक्सप्लेन कर रही हूँ. देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू डिविजन्स, टू टाइप्स. इसके दो हिस्से होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ये भी आगे इनका जिक्र आएगा. और फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमा मीन्स बॉडी, रिलेटेड टू बॉडी. सोमैटिक मीन्स द सिस्टम ऑफ नर्व्स विच इज़ रिलेटेड टू बॉडी. तो ये जो है इसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और लोकेशन ऑफ न्यूरॉन पढ़नी है कि क्या होते हैं न्यूरॉन और उनकी लोकेशन क्या होती है. अभी आपको मैं बताती हूँ कि व्हाट इज़ अ न्यूरॉन. देन कमिंग टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये भी आपको सारी मैंने कैटेगराइजेशन बताई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की. और पेरिफेरल में भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स विच आर सिंपैथेटिक डिवीजन और सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन और सिस्टम. और central peripheral nervous system, it consists of two types of nerves which are spinal nerves and cranial nerves. कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये सिर्फ उसकी क्लासिफिकेशन है और यानी ब्रेकअप किया हुआ है कि ये किस तरह से. मैं एक बार फिर आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की कैटेगराइजेशन बता देती हूँ. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरी का मतलब होता है सराउंडिंग्स, इर्द गिर्द होना.
तो अभी आप पहले पढ़ना ही आपने पेरिफेरल सिस्टम है, तो उसमें बताऊंगी कि इसका क्यों इसको ये नाम दिया गया है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 2 divisions or 2 systems which are somatic nervous system and the other one is autonomic nervous system. Somatic nervous system is related to bodily functions and it is not very much related to the psychological concepts. नफ्सियात या साइकोलॉजी के साथ ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल आप नहीं पढ़ेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी मच रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल फंक्शंस, मेंटल स्टेट्स एंड इमोशनल स्टेट्स। ये सिस्टम जो है जिसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, ये ऐसा सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली बॉडी में बैलेंस जो है वो क्रिएट करता रहता है और हमारी इमोशनल स्टेट्स जो होती हैं उनमें जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं उनको रेगुलेट करना इसका काम होता है। और इसके 2 हिस्से हैं, एक का नाम है सिंपैथेटिक डिवीजन, ये एनर्जी बूस्टिंग सिस्टम है, ये इमोशनल स्टेट्स में और इमरजेंसी सिचुएशंस में हमें हेल्प आउट करता है बहुत सारी सिस्टम्स की फंक्शनिंग को तेज़ करके, और डिटेल इसकी आगे पढ़ेंगे आप। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरा मीन्स पैरेलल, साथ साथ चलने वाला। सिंपैथेटिक यानी सिंपैथेटिक का मतलब होता है हेल्प करने वाला, हेल्पिंग आउट। तो पैरासिम्पैथेटिक इसका साथ साथ चलता है लेकिन एट अ टाइम नहीं। पैरासिम्पैथेटिक ओरिजिनेट होता है, कुछ फंक्शंस को तेज़ करता है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो स्लो डाउन होता है। कैसे? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्शन में आता है और जो तेज़ हुई फंक्शंस होते हैं उनको कम कर देता है। तो ये इसके 2 डिविजन्स हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, जिसकी डिटेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, कमिंग जो लेक्चर्स होंगे उनमें करेंगे। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये वो सिस्टम है जिसके बगैर हमारी बॉडी कुछ भी नहीं है। खुदा न खास्ता ब्रेन पूरे को या ब्रेन के किसी हिस्से को नुकसान पहुंच जाए तो इंसान जो है वो एक जिंदा लाश से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, कुछ मूव नहीं कर सकता, सिर्फ वो सांस उसकी चल रही होती है। जैसे आपने देखा हो कुछ लोग स्ट्रोक के बाद कोमा में चले जाएं तो उनका ब्रेन जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा होता, इसकी वजह से वो जिंदा तो होते हैं लेकिन कुछ भी फील नहीं कर सकते। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ कॉज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन बॉडी and cause of behavior too. It consists of 2 main organs which are spinal cord and brain. ब्रेन जो है वो बड़ा होता है साइज़ में, अबाउट 1.5 kg इसका वेट होता है ह्यूमन बींग्स में, एडल्ट ह्यूमन बींग्स में, और बच्चों में ये ज़ाहिर वेट कम होता है। और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि 1.5 इंचेस चौड़ी होती है और ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम या जो रीढ़ की हड्डी है उसके जो मोहरे होते हैं उनके दरमियान में से गुजरता हुआ एंड तक जाता है और ये लिंक करता है ब्रेन और बॉडी को। तो ये जो है ये इसकी कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और इजी भी है, मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको समझना चाहें तो ये इजी है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ द बेसिक सिस्टम विच इज़ स्प्रेड थ्रू द होल बॉडी इन द फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स. इट इज़ called the peripheral system also because it has surrounded the central nervous system. क्योंकि इसने दरमियान वाला जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा सेंट्रल, उसको सराउंड किया हुआ होता है, उसको कवर किया हुआ होता है, चारों तरफ से घेरे में लिया हुआ होता है, इसलिए इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नाम दिया गया है. दिस सिस्टम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स फॉर द सेक ऑफ स्टडी. अभी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम विच कंसिस्ट्स ऑफ नर्व्स दैट, 2 तरह की नर्व्स हैं. अब ये डिटेल इसकी जो है वो लंबे सेंटेंसेस हैं, तो क्योंकि अभी आपने इसका स्ट्रक्चर पूरा पढ़ा नहीं तो इसलिए आपको शायद ये समझना है, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके ऊपर लिख दिया है जो आपके लिए शायद रीडेबल इंशाल्लाह होगा. तो ये कौन सा सिस्टम है? इट कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स दैट, नंबर 1, दैट ईदर कैरी टू द दैट ईदर मूव फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन और फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी. यानी नर्व्स ऐसे होते हैं या तो वो ब्रेन से बॉडी की तरफ जा रहे होते हैं, उनका जो पाथवे होता है फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी होता है, या फिर बॉडी टू ब्रेन होता है. तो बॉडी जो है वो सोर्स ऑफ सेंसेशन है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा होता है, हम अपने सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए, जो हमारे 5 हवास हैं, सेंसेस हैं, उनसे हम महसूस करते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ब्रेन तक पहुँचती है. ये होती है सेंसेशन, सेंसरी नर्व्स.
ये पहुंचाते हैं, ब्रेन उसको रीड करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है और फैसला करता है, डिसाइड करता है कि इसका क्या रिएक्शन देना भी है या नहीं देना। तो वो पाथवेज जो कि एनवायरनमेंट से मुतासिर होने की इत्तला इंफॉर्मेशन लेकर ब्रेन तक पहुंचते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और आगे आप पढ़ेंगे इनको सेंसरी पाथवेज या सेंसरी नर्व्स या सेंसरी न्यूरॉन्स कहा जाता है। दूसरे हैं यानी दो तरह के नर्व्स होते हैं, या तो बॉडी से ब्रेन की तरफ जा रहे होते हैं, दूसरे फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी। ब्रेन जो है जो भी फैसला करता है, जो भी एक्शन करता है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना होता है, उसके ऊपर अमल दरामद करवाना होता है। तो उसके लिए वो इतला देता है, जिस भी पार्ट ने मूव करना होता है उस पार्ट की तरफ ऑर्डर जो है वो ब्रेन की तरफ से जाते हैं। तो द सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ पाथवेज विच आर ईदर फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन और फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी इज कॉल्ड the somatic nervous system. This system was discovered by Sir Charles Bell. ये एक फिजियोलॉजिस्ट है जिसने ड्यूरिंग द ब्रेन सर्जरी डिस्कवर किया था, और उसने देखा था कि नर्व्स जो हैं वो बहुत सारी ख़ास तरह की फॉर्मेशन में होते हैं बॉडी में, और ये जो हैं स्पेसिफिक इनके फंक्शंस होते हैं। तो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द, जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसकी पहले बेसिक्स के ऊपर आते हैं। जैसे साइकोलॉजी भी आपने पढ़ी तो पहले आपने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये होती क्या है, इसकी नेचर क्या है। तो जो सेंट्रल नर्वस, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, चाहे सेंट्रल हो या पेरिफेरल, ये ख़ास किस्म के सेल्स से मिलकर बना हुआ है जिनका नाम है न्यूरॉन। तो आज हमने जो पढ़ना है वो है मेन चीज़, द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो द बेसिक यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ द न्यूरॉन। छोटे छोटे सेल्स हैं जिनसे मिलकर न्यूरॉन बना हुआ होता है, और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और इट्स प्लूरल इज़ अ नर्व। बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर एक नर्व बनाते हैं। अ न्यूरॉन कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। इतना छोटा होता है कि इसको आप अपनी आँख से नहीं देख सकते। इट इज़ सो थिन इन डायमीटर दैट अप्रॉक्सीमेटली 200 न्यूरॉन्स आर फाउंड इन 1 इंच। 1 इंच जो है वो आपकी जो उंगली है ना, उसकी एक पोर के बराबर होता है। उसमें जो है वो 200 न्यूरॉन्स पूरे आ सकते हैं, यानी इतने छोटे होते हैं ये, लेकिन ये क्लोजली पैक्ड भी होते हैं। Every neuron gets activated by internal or external force and energy. A neuron, on being activated at once, transmits energy to the next neuron. न्यूरॉन जो है वो छोटी छोटी इलेक्ट्रिक वायर्स जैसी होती हैं, तारें होती हैं ना, ऐसे होता है, और इसके अंदर विद इन न्यूरॉन इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ट्रिगर करता है, मूव करता है। वो एनर्जी जो है वो न्यूरॉन के अंदर से भी आ सकती है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी आ सकती है। लेकिन जब ये एक्टिवेट होता है तो ये एक्टिवेशन जो है ये अपने तक नहीं रखता, बल्कि ये अपने से नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसमिट कर देता है, जो कि इसके साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड होता है। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग विद इन न्यूरॉन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर एंड विद इन न्यूरॉन जो है वो जारी रहती है। इस वक्त जो मैं बोल रही हूँ और जो आप सुन रहे हैं, ये सारा नर्व इम्पल्सेस हैं जो कि नॉलेज और जो साउंड है उसके ज़रिए हमारे ब्रेन तक पहुंच रहे हैं। तो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। सिंपल स्ट्रक्चर है। सेल के बारे में आप लोगों ने यकीनन सब ने ही पढ़ा हुआ होगा। तो सेल जो है ये भी एक सेल है, लेकिन स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल, बिकॉज इट हैज़ टू परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। सो द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कंसिस्ट्स ऑफ मेनली 3 स्ट्रक्चर्स विच आर सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स, और फिर उसके बाद इसके एंड्स जो होते हैं दैट आर कॉल्ड टर्मिनल बटन्स। तो एक एक करके अब हम इनको देखते हैं। तो स्ट्रक्चर इसमें सेल बॉडी, द सेल बॉडी, दिस पार्ट ऑफ द न्यूरॉन कंटेन्स अ केमिकल फ्लूइड लिक्विड कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भी कहते हैं इसको, विच इज़ सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियस विच सस्टेन्स द केमिकल इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द मेम्ब्रेन। जैसे ऑर्डिनरी ह्यूमन सेल होता है, कोई भी एनिमल सेल होता है जो कि राउंड या किसी भी शेप में होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म फिल्ड होता है, और उसके मिड में जो है वो होता है न्यूक्लियस होता है। तो ये सेल बॉडी होती है। उसके बाद आएंगे डेंड्राइट्स। दीज आर ब्रांच लाइक थिन extensions which reach out to the axons of other neuron. These are attached to the cell body. On one end of the neuron, there is a very little distance between the dendrite of one neuron and the axon of the other.
Hence, it is very easy for one neuron to transmit its energy to the other neuron. अब आपको ये डायग्राम नज़र आ रही होगी, ये ऊपर जो शाखों की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जिनको लेबल भी किया हुआ है डेंड्राइट्स, ये होते हैं और ये बारीक बारीक रेशे होते हैं और ये मूव करते रहते हैं और इनका काम होता है पिछले न्यूरॉन से आने वाली इंफॉर्मेशन और एनर्जी को कलेक्ट करके न्यूक्लियस तक पहुंचाना और न्यूक्लियस से आगे फिर ये नीचे को ट्रांसमिट होती है. Now next part of neuron, which is axon. Axon is a long branch-like extension on the opposite direction of neuron's cell body. Cell body से जो dendrites होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं और axon जो है वो downwards नीचे की तरफ extension होती है जो कि tube-like structure होता है. It is covered in a sheet of chemical liquid called myelin sheath. आप देखेंगे ये नीचे आपको एक बारीक सी ट्यूब नज़र आ रही होगी, उसके ऊपर ब्लैक कलर के सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं विच आर लेबल्ड एज माइलिन शीथ. ये ऐसे ही है जैसे हम वायर्स देखते हैं, आप घर में बिजली की तार देखें तो अंदर दो तारें होती हैं मेटल की और उसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट होती है. तो वो प्लास्टिक शीट का काम होता है कि उसके अंदर जो फ्लो करने वाला करंट है उसको डिस्टर्ब ना करे और नुकसान औरों को ना पहुंचाए. तो ये माइलिन शीट एक्चुअली ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस को तेज़ रखती है, अनइंटरप्टेड रखती है और साथ ही जो है ये इसको कवर करके उसकी हिफाजत भी करती है. तो ये अगर ना हो तो इससे बहुत सारी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. उनमें से एक डिसऑर्डर है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ह्यूमन बींग्स में, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन में इस माइलिन शीथ के ना होने से होता है. तो बहरहाल ये तो यहाँ मैटर ऑफ डिस्कशन है नहीं, वैसे ही मैंने आपको बता दिया कि पता हो आपको नॉलेज के लिए. तो ये माइलिन शीथ से कवर होता है. द न्यूरॉन रिसीव सेंसेशन थ्रू दीज रिसेप्टर्स. इसके ऊपर जो है वो शीट चढ़ी हुई होती है और इंफॉर्मेशन जो कि डेंड्राइट्स कलेक्ट करते हैं वो सेल बॉडी में आती है, सेल बॉडी से न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस से ये विद इन न्यूरॉन डाउनवर्ड्स ट्रैवल करती है. और इंफॉर्मेशन का ट्रैवल का जो मोड है वो एक ही है, फ्रॉम अप टू डाउन. दिस इज़ कॉल्ड ऑन ऑल और नन बेसिस. यानी जाएगी तो ये सिर्फ ऊपर से नीचे ही जाएगी, एक बैकवर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होती. ऐसा नहीं हो सकता कि इंफॉर्मेशन जो है एक्सॉन से ऊपर सेल बॉडी की तरफ जाए, हमेशा डाउनवर्ड्स होती है. उसके बाद जी आ जाए रिसेप्टर्स. द डेंड्राइट्स ऑफ एवरी न्यूरॉन एंड ऑन वेरी सेंसिटिव सेल्स दैट रिसीव स्टिमुली फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. स्टिमुली इज़ अ वर्ड विच इज़ प्लूरल ऑफ अ स्टिमुलस. स्टिमुलस के बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि ये ऐसी फोर्स होती है, ऐसी एनर्जी जो कि ऑर्गेनिज्म में चेंज लेकर आए, उसके ऊपर इफ़ेक्ट करे, ऐसा चेंज लाए कि वो उसका रिएक्शन दे सके. जैसे चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ एज, दीज आर ऑल स्टिमुली. एक चीज़ को स्टिमुलस कहते हैं और ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा जो फोर्सेस होती हैं दे आर कॉल्ड स्टिमुली. तो ये जो हैं रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो आपके डेंड्राइट्स होते हैं इनके एजेस के ऊपर, इनके सिरों के ऊपर छोटे छोटे से स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को पिक करते हैं और पिक करने के बाद जो है वो उसको आगे डेंड्राइट्स में भेजते हैं और डेंड्राइट से आगे न्यूक्लियस में जाते हैं. तो इनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं. इसके लिए मैं आपको एक क्लियर और डायग्राम दिखा दूं. इसकी न्यूरॉन की आपको नज़र आ रहा होगा, सेल बॉडी है और इसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, डेंड्राइट्स हैं और माइलिन शीथ है और इसके साथ साथ जो है वो सारे उसके स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहे हैं. और सेल बॉडी इट इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन कंटेनिंग न्यूक्लियस बट नॉट इनकॉर्पोरेटिंग एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स. यानी अलग होते, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स दोनों को अलग अलग रखता है ये सेल बॉडी को स्ट्रक्चर होता है. इसी तरह से एक्सॉन क्या होता है, a nerve fiber long slender projection of a nerve cell conducts electrical impulses away from neuron cell body. सेल बॉडी से दूर लेकर जाता है इलेक्ट्रिकल. विद इन न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है वो बल्की होती है, इलेक्ट्रिकल होती है. इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट न्यूरॉन्स इन मसल्स एंड ग्लैंड्स. तो ये एंड हो रहे होते हैं, ये मतलब पहुंचाते हैं इंफॉर्मेशन को आगे नीचे की तरफ ताकि ये मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचे. देन डेंड्राइट्स जो हैं ब्रांच्ड प्रोजेक्शंस ऑफ अ न्यूरॉन conduct the electrochemical stimulation
received from other neural cells to the cell body of the neuron from which the dendrites project. जो dendrites हैं वो इससे पीछे वाले सेल इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, थोड़ा सा फासला होता है, उसके साथ मिलकर जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको कलेक्ट करते हैं, सेल बॉडी में लेके जाते हैं, जो कि फिर नीचे की तरफ जाती है. माइलिन शीथ ये एक फैटी मटेरियल है, फैटी मटेरियल मेड बाय ग्लियल सेल्स. इसके एक स्पेशल सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड ग्लिया सेल्स. इंसुलेट द एक्सॉन. इंसुलेट का मतलब होता है उसके ऊपर एक शीट चढ़ा देना, उसको प्रोटेक्ट करना. अलाउज रैपिड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अलोंग एक्सॉन. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है उसको तेज़ी के साथ नीचे की तरफ ले जाने में हेल्प आउट करती है माइलिन शीथ. साइनेप्स. अब ये चीज़ आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, इसको अच्छी तरह समझ लें. द टू न्यूरॉन्स, वन न्यूरॉन जो है वो एंड होता है टर्मिनल बटन्स के ऊपर, जो कि एंड पे होते हैं. डेंड्राइट्स की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी पाउचेज़ होती हैं. ये अब आपको दो कलर्स की पाउचेज़ नज़र आ रही होंगी, एक टर्कोइज या फिरोज़ी रंग की और एक ब्लू कलर की है. ये समझें कि एक न्यूरॉन का जो एंड है ना वो है दूसरा एंड एक्सॉन से नीचे. तो ये टर्मिनल बटन्स होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते. अब देखेंगे ये ब्लू कलर का जो लेफ़्ट साइड के ऊपर न्यूरॉन है ये इसका एक एंड है, और जो राइट साइड पर है ये दूसरा न्यूरॉन है. तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते दोनों में. यानी जो टर्कोइज है ये है डेंड्राइट, और जो ब्लू कलर वाला है जिसमें आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये एक न्यूरॉन का एंड है. तो दोनों के दरमियान एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, खला होता है, और इस खला को या माइक्रोस्कोपिक गैप को साइनेप्स कहते हैं. जंक्शन वेयर द एक्सॉन्स ऑफ और सम अदर पोर्शन ऑफ वन सेल टर्मिनेट्स ऑन द डेंड्राइट्स, सोमा और एक्सॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन. टर्मिनेट का मतलब होता है एंड होना. तो ब्लू कलर वाला जो है ये एंड ऑफ वन न्यूरॉन है, और अगला वाला जो है वो स्टार्ट ऑफ द अदर न्यूरॉन है, फिरोज़ी. तो ये जो है इस गैप में एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें एक न्यूरॉन का जो एंड होता है वो एक केमिकल सिक्रीट करता है विच इज़ कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर. वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो जज्ब हो जाता है अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में, और इन्फॉर्मेशन जो है वो अगले न्यूरॉन में पहुंच जाती है. तो ये क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन आर प्रेजेंट इन नर्वस सिस्टम और दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, उनके दरमियान बहुत कम गैप होता है, बहुत करीब करीब होते हैं. इस वजह से ये इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी के साथ आगे को जाती है. तो साइनेप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के दरमियान माइक्रोस्कोपिक गैप जिसके थ्रू एक न्यूरॉन का एंड जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन अगले न्यूरॉन के एक डेंड्राइट्स को पहुंचाता है. टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ये खैर हम बाद में देखेंगे. अभी मैं आपको बताऊंगी जो आपकी बुक में है वो समझ लें आपके रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स मैंने आपको बताया कि डेंड्राइट्स का जो एंड होता है उसके ऊपर बारीक बारीक से सेल्स होते हैं डेंड्राइट्स के ऊपर, जो कि जंप करते हैं जब भी कोई कोई सेंसिटिव सिग्नल आता है उसको पिकअप करके उठाते हैं. बिल्कुल ऐसे ही जैसे घर में अगर कोई गार्ड है तो गार्ड जो है वो हर आने और जाने वाले की इत्तला जो है वो फ़ौरन अंदर पहुंचाता है. तो ये एक्चुअली ऐसे ही होते हैं कि ये बिल्कुल सिरों पर होते हैं मौजूद हर सेंस ऑर्गन के, और ये पिक करते हैं इन्फॉर्मेशन और आगे को पहुंचाते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स रिसीव करने वाले, एक्सट्रोसेप्टर्स, इंट्रोसेप्टर्स एंड प्रोप्रियोसेप्टर्स. एक्सट्रोसेप्टर्स क्या होते हैं? एक्सट्रोसेप्टर्स आर लोकेटेड ऑन द एक्सटर्नल एंड ऑफ सेंस ऑर्गन्स. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आँखें, आइज़, नोज़, या हम विजन से सेंस करते हैं, स्मेल से सेंस करते हैं, एयर सुनकर सेंस करते हैं, सुनकर महसूस करते हैं, या फिर टेस्ट करके हमें पता चलता है चीज़ों का, या फिर हमारी स्किन होती है जिससे हम चीज़ों के स्टिमुली से आगाह होते हैं, पता चलता है हमें. तो ये हमारे 5 जो सेंस ऑर्गन्स हैं, आई, ईयर, नोज़, टंग एंड स्किन, ये इनके एडजेस के ऊपर होते हैं. दे डायरेक्टली रिसीव स्टिमुली एंड पास देम टू द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन विच अल्टीमेटली गेट देम टू द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ सेंसरी नर्व्स. ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं आँखें जैसे अभी आप आवाज़ सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो आपकी आँखों के रिसेप्टर्स और आपके कानों के रिसेप्टर्स जो है ये इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन के कंसर्न सेंटर्स तक पहुंचा रहे हैं. तो ये दे आर प्रेजेंट लोकेटेड इन आवर आई, नोज़, ईयर, टंग एंड स्किन एक्सेट्रा. और ये हमें हेल्प करते हैं. इनके जो स्टिमुली होते हैं वो लाइट वेव्स हैं. जो लाइट वेव्स हैं वो हमारी आइज़ को के लिए स्टिमुलस होते हैं. साउंड वेव्स हमारी कान के लिए स्टिमुली होते हैं.
और केमिकल रिएक्शंस हमारे टंग के लिए, जायके के लिए, प्रेशर एंड हीट एंड कोल्ड हमारी स्किन के लिए, ये सारे जो हैं ये स्टिमुली होते हैं. Now coming toward the interoceptors. Interoceptors receive stimuli from internal sensitive part or sense organs. These receptors are located in esophagus. Esophagus जो है वो हमारा स्टमक और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके दरमियान के हिस्से को कहते हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, वहाँ पर भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि किसी भी चेंज को फ़ौरन सेंस करते हैं और इत्तला ब्रेन को देते हैं. जैसे अगर किसी को कोई लंग्स का डिसऑर्डर हो जाए, खुदा न खास्ता जैसे कोविड में लंग्स जो हैं वो मुतासिर होते हैं, तो ऑक्सीजन की जो कमी होती है उसकी इत्तला फ़ौरन ब्रेन तक जाती है और उस शख्स को बहुत ज़्यादा कफ शुरू हो जाती है, खांसी आती है या फिर उसको ज़रूरत होती है ऑक्सीजन मास्क पहनने की. तो ये जो है ये इंट्रोसेप्टर्स की वजह से होता है. इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में भी और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, हर एक इंटरनल सिस्टम्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर कॉल्ड इंट्रोसेप्टर्स. इंट्रो का मीन्स ही इंटरनल होता है. देन द प्रोप्रियोसेप्टर्स, ये जो है ये दीज रिसेप्टर्स आर पार्शियली लोकेटेड इन मसल्स एंड जॉइंट्स एंड आर होली लोकेटेड इन टेंडन्स, ऑडिटरी कैनाल एंड थ्रेशोल्ड ऑफ द एयर. देयर फंक्शन इज़ टू हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस एंड टू क्रिएट फिजियोलॉजिकल सेंसेशन. तो ये जो है ये ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे बैलेंस के साथ कंसर्न होते हैं, बॉडी बैलेंस के साथ. जैसे चलने फिरने में हम बिल्कुल बैलेंस्ड फील करते हैं, हमें गिरने की सेंसेशन नहीं होती. लेकिन अगर आप कभी एयरप्लेन में जाएं या पहाड़ों पर जाएं तो आपको बैलेंस अपना जो है वो मेंटेन होता नहीं लगता. तो रीज़न ये होती है कि वो रिसेप्टर जो हैं वो फॉल्टी सिग्नल्स उनको मिलते हैं. एल्टीट्यूड्स के ऊपर जब हम जाते हैं तो सिग्नल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं जो हमारी नॉर्मल रूटीन से हट कर होते हैं. तो वो हमें ब्रेन को अलर्ट करते हैं और हमें सिकनेस भी की फीलिंग होती है, चक्कर आते हैं, डिज़ी होते हैं हम, या हमें वॉमिटिंग होने लग जाती है ऐसे ऐसे जगहों पर जाने में, या कानों में दर्द होता है. तो एयर के अंदर भी हमारे बैलेंस ऑर्गन्स होते हैं जो आप बाद में पढ़ेंगे. सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं 3 जो कि कानों में होती हैं और ये हमारे बैलेंस को मेंटेन करती हैं. इस तरह से अगर आप स्विंग या झूले पर बैठें या ये जो रोलर कोस्टर्स होते हैं या हिंडोले होते हैं उनमें भी हमारा बैलेंस मेंटेन नहीं होता. तो ये प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं जो कि उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचाते हैं और उसका रिएक्शन जो है वो सिकनेस, फीलिंग ऑफ सिकनेस या फियर भी हो सकता है. तो ये जो है ये 3 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं. इनकी डेफिनेशन अच्छी तरह से आपने याद करनी है. ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन और नर्व्स इज़ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज़ द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. तो चार्ल्स बेल, जैसे मैंने आपको बताया कि उसने डिस्कवर किए थे नर्वस सिस्टम को, तो उसने उनके ऊपर जब रिसर्च की तो उसने देखा कि नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं वो दे आर ऑफ 3 मेन टाइप्स. सेंसरी नर्व और एफरेंट नर्व्स, इनको सेंसरी न्यूरॉन भी कहते हैं. यानी एक होगा तो न्यूरॉन होगा, मोर देन वन आर कॉल्ड नर्व्स. मोटर नर्व्स और न्यूरॉन्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड इफरेंट नर्व्स. एंड थर्ड एसोसिएटिव नर्व्स और न्यूरॉन्स, तो ये इंटर न्यूरॉन्स भी इनको कहते हैं. तो अब एक एक करके हम इनको देख लेते हैं और यहाँ से मैं आपको इनकी टाइप्स बता देती हूँ. सेंसरी न्यूरॉन्स nerves are located in the internal and external organs of the whole body. They are affected by stimuli and carry every type of message to the brain in the form of neural impulse. जैसे बहुत दफ़ा हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि हमारे सेंस ऑर्गन्स 5 हैं जो कि एक्सटर्नल स्टिमुली को कलेक्ट करते रहते हैं ऑल द टाइम, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक पहुंचती रहती है हर वक्त, और हम जो है अवेयर भी रहते हैं अपने एनवायरनमेंट से, और जिस वक्त जहाँ ज़रूरत होती है हम उसको रिएक्ट भी करते हैं. तो द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ न्यूरल इम्पल्स आर कॉल्ड सेंसरी और एफरेंट नर्व्स. Other one is motor neurons or efferent nerves. In response to various stimuli, the brain sends back messages in the form of order to various parts of body. The nerves that carry such messages or orders are called motor neurons. अब जो information body से brain को जा रही है वो सारी की सारी बेवजह नहीं होती, फ्यूटाइल नहीं होती. उसके ऊपर ब्रेन कोई ना कोई एक्शन करता है और हमें कोई ना कोई रिएक्शन उसका देना होता है. लाइक जब कोई भी नॉलेज आपको दी जाती है तो आप सोचते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और
क्वेश्चंस आपके जहन में जो आते हैं, आप पूछते हैं जो चीज़ समझ में नहीं आती, ये आपका रिएक्शन होता है। और इसी तरह से सिचुएशंस जो होती हैं उनमें हम मूव हमने करना होता है या रिएक्ट करना होता है, तो वो कैसे हम करते हैं, इन्फॉर्मेशन तो चली जाती है ब्रेन की तरफ। ब्रेन जो है वो उसको प्रोसेसिंग करता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ब्रेन जो है वो एक सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा ऑटोमेटिक और तेज़ रफ्तार एक कंप्यूटर है जो कि प्रोसेसिंग करता है, डेटा प्रोसेसिंग करता है। जैसे आप अपने फ़ोन में या अपने कंप्यूटर में कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं तो उसका कोई ना कोई आउटपुट होता है, उस पर प्रोसेसिंग होती है, जैसे बफरिंग होती है या वेट लिखा हुआ आता है और उसके ज़रा सी देर के बाद जो है वो रिएक्शन या उसका आंसर आ जाता है। कोई क्वेश्चन आप लिखते हैं या कोई कैलकुलेशन आप करते हैं तो प्रोसेसिंग होती है। तो ऐसे ही ब्रेन जो है वो विद इन सेकेंड्स प्रोसेस करता है उस इंफॉर्मेशन को और सोचता है कि इसका क्या रिएक्शन देना है, और वो रिएक्शन ऑर्डर्स की फॉर्म में होता है। ब्रेन खुद तो कुछ भी नहीं कर सकता, ना वो देख सकता है, ना सुन सकता है, ना चख सकता है, ना बोल सकता है। वो ऑर्डर देता है कंसर्न डिपार्टमेंट को, कंसर्न एरिया को। फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में जब जाएगी तो आपका ब्रेन आपको ये ऑर्डर करेगा कि आस्क अबाउट इट, क्वेश्चन करें कि आपको ये नहीं समझ आ रही, इसके बारे में पूछें कि इसको ईजी करके बताया जाए। तो इस तरह से तो ऑर्डर्स लेकर जाने वाले जो सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड मोटर न्यूरॉन्स और इफरेंट न्यूरॉन्स। ये दीज न्यूरॉन्स और नर्व्स यूजुअली एंड अप इन मसल्स एंड ग्लैंड्स। मसल्स और ग्लैंड्स तो ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर मोटर न्यूरॉन्स जो है उनके एंड्स होते हैं, क्योंकि बेसिकली इन्हीं दो जो ऑर्गन्स होते हैं इन्होंने ही हमारा बिहेवियर जो है वो सरजद करवाना होता है। थर्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन और नर्व्स आर कॉल्ड एसोसिएटिव नर्व्स और इंटर न्यूरॉन्स और इंटर नर्व्स। Associative neurons are located in the spinal cord and brain at the ends of sensory and motor nerves. When sensory nerves send a message to the brain and the brain sends an order through motor nerves to relevant organs to show proper reaction, associative nerves serve as an interface between sensory and motor nerves. यानी सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन बॉडी टू ब्रेन लेकर जा रहे हैं, मोटर न्यूरॉन्स फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी लेकर आ रहे हैं। इन दोनों के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है वो करने का काम जो है वो एसोसिएटिव नर्व्स करते हैं। इसकी थोड़ी सी और पिक्चर्स मैं आपको बता देती हूँ। सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स रिसेप्टर्स डिटेक्ट चेंजेस इन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड इनटू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दूसरे न्यूरॉन है इंटर न्यूरॉन्स। एसोसिएटिव न्यूरॉन lie between sensory and motor pathways in CNS. 90% of our neurons are interneurons. They process, store and receive information. And third one is motor neurons or nerves, efferent nerves. Send signals out to muscles and glands, cells, organs that carry out responses are called effectors. तो आई होप अब यहाँ से आपको मैं बता दूँ एक्सॉन का फंक्शन। ये भी एक अच्छा चार्ट मुझे मिला था, उसको आप देखें। एक्सॉन का क्या फंक्शन है, दे कैरी नर्व इम्पल्सिस अवे फ्रॉम सेल, सेल बॉडी से अवे लेकर जाते हैं। डेंड्राइट्स कैरी नर्व इम्पल्सिस टूवर्ड्स द नर्व सेल। जो डेंड्राइट्स होते हैं वो नीचे की तरफ इंफॉर्मेशन लेके आते हैं बाहर वाले न्यूरॉन से सेल बॉडी की तरफ, और एक्सॉन जो है वो सेल बॉडी से नीचे की तरफ। तो ये दो चीज़ें। और ये जो स्ट्रॉन्ग सेल है ये आपने नहीं पढ़ा। न्यूक्लियस कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ द सेल, माइलिन शीथ प्रोटेक्शन ऑफ द नर्व फाइबर, इंसुलेशन ऑफ द नर्व फाइबर, इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। ये सारा भी आप पढ़ चुके हैं। नोड्स ऑफ रेनवियर भी आपने नहीं पढ़ा। तो बहरहाल ये कि अब ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है कि आज हमने जो पढ़ा है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो ये सारा जो है ये आप लोगों ने अब अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और मुझे तो ये टॉपिक काफ़ी पसंद है और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी आना चाहिए कि साइंटिफिक टॉपिक्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, तो इसलिए इनको आप पढ़ लें, समझें। अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर होगी तो हम इसके बारे में और डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो अब इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा एंड हो रहा है। तो नेक्स्ट वीक तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।